Hello everyone. Let's start with a small prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurve Namah. Hello friends, this is Vishal Mehta, Beer class. Okay, and we are doing revision of Unit 4 Economics. Unit 4. Okay, आइए Unit 4 पे पहला क्वेश्चन है इकोनॉमीज ऑफ क्राइम बिहेवियर लिमिटेशन. पहले इकोनॉमीज ऑफ क्राइम, बेसिकली ये जो यूनिट है वो क्या, पूरा यूनिट क्या डील करता है. तो यहां पर प्लीज देखिए, पहली लाइन में मैंने दिया है बेसिकली, जस्ट वन मिनट. ओके, दे डील विथ इंसेंटिव. लोग क्रिमिनल बिहेवियर क्यों करते हैं, उसके पीछे का उनका इंसेंटिव क्या है, और हम क्या स्टेप्स ले ताकि क्राइम रिड्यूस हो सके. ये पूरे यूनिट का पर्पस है. लोग क्रिमिनल बिहेवियर क्यों करते हैं, व्हाट आर द इंसेंटिव्स बिकॉज ऑफ विच दे आर डूइंग क्रिमिनल बिहेवियर, और हम उनका क्रिमिनल बिहेवियर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. सो बेसिकली we try to predict, explain behavior of criminals, and we try to describe the cause, क्यों करते हैं ऐसा क्रिमिनल बिहेवियर. तो बिहेवियर ऑफ क्रिमिनल. ओके, तो पहले बिहेवियर पे आते हैं. यहां पर नोबेल प्राइज विनर, इट वाज इन ईयर 1968, गैरी बेकर. उसने कहा कि क्रिमिनल्स रैशनल रहते हैं. कैसे रहते हैं? रैशनल. रैशनल का मतलब है, पहले इकोनॉमिक्स में रैशनल का मीनिंग समझिए. द पर्सन हु ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज गेन, जो अपना फायदा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, जो अपना फायदा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, उसको रैशनल पर्सन कहते हैं. ओके, तो कहते हैं कि क्रिमिनल्स भी रैशनल होते हैं. कौन कहता है ऐसा? गैरी बेकर. क्यों? कि वेदर और नॉट टू कमिट क्राइम, गुनाह करना कि गुनाह नहीं करना, उसके लिए क्रिमिनल्स क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. क्रिमिनल्स क्या करते हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं. वो लोग क्या स्टडी करते हैं कि अगर ये गुनाह किया तो क्या कॉस्ट मुझे भुगतना पड़ेगा, और ये गुनाह करने से मुझे क्या क्या फायदा होएगा. उतना नहीं, उनका लक्ष्य यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, जो हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, इन डिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी, सैटिस्फैक्शन, हायर इन डिफरेंस कर्व पे हायर सैटिस्फैक्शन. सो गैरी बेकर कहते हैं कि कोई भी गुनेगार, क्रिमिनल, वो रैशनल थिंकर है. ही इज अ रैशनल थिंकर. कैसे बता रहे हैं वो? कि वो कोई भी गुनेगार क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है. कोई भी गुनेगार क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, और उसका भी लक्ष्य मैक्सिमाइज यूटिलिटी. अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट में बेनिफिट क्या मिलेगा? तो बोलते हैं डिपेंड ऑन क्राइम. कितनी बड़ी सुपारी ली, उतना बड़ा बेनिफिट. ओके, किसी किसी को पैसे का बेनिफिट होता है, मॉनेटरी गेन. किसी को फिजिकल, या तो कोई डायमंड्स का, कोई गोल्ड चोरी करता है, तो कोई पैसे का चोरी करता है, तो कोई कपड़े चोरी करता है, तो कोई फर्नीचर चोरी करता है. तो भाई जितना बड़ा गुना उतना उस हिसाब से आपको फायदा होगा. कॉस्ट क्या? तो मटेरियल कॉस्ट, या तो साइकिक कॉस्ट. चोरी करने के बाद वो गिल्ट में चला जाएगा, एंजाइटी, उसको फियर लगेगा कि पुलिस पकड़ लेगा, उसको पनिशमेंट होएगी, या उसको अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी. इधर छोटी चोरी करने में पड़ा था, वहां बड़ी चोरी छूट गई. ओके, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, गैरी बेकर कहते हैं कि कोई भी गुनेगार भी कैसा है? रैशनल थिंकर है. ओके, मतलब वो क्राइम करना या क्राइम नहीं करना, उसके पहले क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है. उसके पहले क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है. ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. अच्छा, क्या गेन मिलेगा? मे बी मॉनेटरी गेन मिलेगा, या तो फिजिकल गेन मिलेगा. कॉस्ट, ही ट्राई, या तो ही हैज टू पे मटेरियल कॉस्ट, जेल में डाल दिया जाएगा, पनिशमेंट होएगा, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, या तो साइकिक कॉस्ट, गिल्ट में रहेगा, एंजाइटी में रहेगा, फियर में रहेगा. गैरी बेकर ने तो ये कह दिया, पर बाकी के सारे इकोनॉमिस्ट इसके विरुद्ध. सो इट इज लिमिटेशन ऑफ रैशनल चॉइस थियरी. ये जो गैरी बेकर कहता है कि गुनेगार भी रैशनल है, ओके, तो बाकी इकोनॉमिस्ट ने ये बात सहमत नहीं हुई.
बाकी इकोनॉमिस्ट कहता है कि नॉनसेंस बात है, भले गुनेगार रैशनल है पर उसकी रैशनैलिटी बाउंडेड है या तो लिमिटेड है। सी मैं भी अपना मैं आई वांट टू ऑप्टिमाइज माय गेन, ऑप्टिमाइज ओके, मुझे ऑप्टिमम गेन चाहिए, सबसे ज्यादा फायदा चाहिए, पर इन द गिवन सिचुएशन, गिवन सर्कमस्टांसेस, कॉग्निटिव लिमिटेशन, मेरे दिमाग की लिमिटेशन, मेरे चॉइस की लिमिटेशन, पैसे की लिमिटेशन, टाइम की लिमिटेशन, इंफॉर्मेशन की लिमिटेशन, मैं जो सिलेक्ट करूंगा वो ऑप्टिमम तो नहीं रहेगा। सी आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके पास समय की मर्यादा है, चॉइस की मर्यादा है, पैसे की मर्यादा है, थिंकिंग की मर्यादा है, तो आप ऑप्टिमम कैसे कर पाओगे? सो अदर अदर बाकी सारे जो है कौन, बाकी सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं भले गैरी बेकर भले गैरी बेकर कहे कि गुनेगार भी रैशनल थिंकर है, पर बाकी लोग कहते हैं उसकी रैशनैलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब बाउंडेड है, वो ऑप्टिमम अचीव कर सकता नहीं है। बाकी बाकी लोग क्या कहते हैं कि कोई भी इंसान ही कैन नॉट कैलकुलेट आउटकम ऑफ हिज एक्शन, अगर वो ये चोरी करेगा तो उसका क्या आउटकम होगा कोई भी एस्टिमेट कर सकता नहीं है। अच्छा, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कोई भी गुनाह करता है ना, तो गुनाह करने के पीछे, क्राइम करने के पीछे एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई भी क्राइम करने के पीछे एक फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसने बाकी सारे फैक्टर्स कंसीडर नहीं किए। करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? सर करने चाहिए थे, तो इन्होंने बाकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया है। ओके, तो ये पहला है इकोनॉमीज ऑफ क्राइम, बिहेवियर थियोरी और लिमिटेशन ऑफ रैशनल चॉइस थियोरी। ओके, सो पहला पॉइंट यहां पर देखिए, नोबेल प्राइज विनर, इट वाज इन ईयर 1968, गैरी बेकर कहता है कि कोई भी गुनेगार हो, कोई भी गुनेगार हो कैसे सोचता है, तो बोला रैशनल सोचता है, मतलब गुनाह करने के पहले वो सोचता है कि गुनाह करूं कि नहीं करूं, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना मैक्सिमम मैं अपनी यूटिलिटी कैसे मैक्सिमाइज कर पाऊं। फिर जो गेन है या तो मॉनेटरी गेन होएगा या तो फिजिकल गेन होएगा। कॉस्ट है उसके वजह से उसको पनिशमेंट भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो सकता है, साइकिक कॉस्ट होता है। पर बाकी इकोनॉमिस्ट ये बात से सहमत नहीं होने की वजह से, बाकी सारे इकोनॉमिस्ट ये बात से सहमत नहीं होने की वजह से उन्होंने क्या बोला कि भाई भले वो रैशनल है पर उसकी भी रैशनैलिटी बाउंडेड है, लिमिटेड है, उसकी भी रैशनैलिटी बाउंडेड है, लिमिटेड है। अच्छा, फिर उसने बोला कि कोई भी इंसान, तीसरा पॉइंट है, कोई भी इंसान अपने जो एक्शन का आउटकम है वो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकता नहीं है कि भाई मैं ऐसा, अच्छा एग्जांपल है, एक छोटी सी चोरी की हो और लाइफ टाइम सजाए काला पानी हो जाए, हाउ यू हैव नेवर प्रेडिक्टेड लाइक दैट। ओके, तुमको लगा कि बहुत तो दो हफ्ते के लिए जेल में रखेगा फिर छोड़ देगा, पर कोई भी आदमी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट तो कर सकता नहीं है। तीसरा, चोरी करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशन हो सकते हैं, सिर्फ कॉस्ट बेनिफिट यूटिलिटी और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी, ऐसे दो नहीं बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ओके, आइए तो सेकेंड आंसर पे आइए कि कॉज ऑफ क्राइम, चोरी क्यों करते हैं, कोई भी इंसान चोरी क्यों करता है, या तो किसी का खून क्यों करता है, या तो लूटफाट क्यों करता है। तो पहला यहां पर दिखाया गया अपब्रिंगिंग, फैमिली मेंबर इन्वॉल्व इन क्राइम, उसका बाप का बाप का बाप खानदानी धंधा ही चोरी करने का। फिजिकल अब्यूज, अगर तूने चोरी नहीं की तो तुझे मारेंगे, ओके तो बेचारा जाके चोरी करता है। लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल, अरे वो जिसके आजू बाजू रहा है वो सारे चोरी है। ओके, सो उसके पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि बगैर चोरी भी जिंदगी जी सकते हैं। कल्चर, लालच, इंपॉर्टेंस ऑफ अटैचमेंट टू मटेरियल बीइंग, पैसा, उसको और पैसा चाहिए और लालची है, उसके लिए क्या करता है, चोरी करता है। सोशल, सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं, लैक ऑफ बिलोंगिंग, बराबर है, ओ मेरा इस धरती पे कोई नहीं है, चल चोरी करूं, जेल में गया तो भी क्या फर्क पड़ता है। पियर प्रेशर, ओ उसके बाकी के दोस्त को बड़े बड़े हाथ मारते हैं, साला मैं ही कुछ नहीं कर पा रहा हूं, पियर प्रेशर है।
पुअर हाउसिंग, रहने को घर नहीं है, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान नहीं है, एक्सक्लूजन फ्रॉम स्कूल, स्कूल से निकाला गया है, समाज में कोई इज्जत नहीं है, लैक ऑफ प्राइड इन द कम्युनिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, पॉवर्टी है, मंदी है, समाज से निकाला गया है, अनएबल टू क्लेम बेनिफिट्स, तो ये सब रीजन की वजह से भी चोरी करने जा सकता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन, एरिया ऑफ डेप्रिवेशन, अभी बराबर समझो, मैं जहां पर रहता हूं वहां पर कोई कुआं नहीं है, पानी का कुआं, और उस एरिया में पानी का कुआं है, तो मैं आधी रात को जाऊंगा, चुपचाप जाऊंगा, पानी चोरी करके आऊंगा, क्योंकि मेरे एरिया में पानी नहीं है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में अरे इतने सारे लोग इधर उधर हाथ मार, बाकी लोग को समझेगा नहीं, मेरे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हम किए कि चोरी क्यों करते हैं, कि खून क्यों करते हैं, कि लूट मारी क्यों करते हैं। ओके, सो पहला रीजन दिया अपब्रिंगिंग, कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल लोकेशन। एंटी क्राइम मेजर, चोरी से चोरी गुनाहगार का गुनाह कैसे कम हो, ओके, क्राइम कैसे कम हो, उसके दो तरीके दिखाए उन्होंने। क्राइम कैसे कम हो उसके दो तरीके, पहला है क्राइम डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ क्राइम। पहला है क्राइम डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ क्राइम। क्राइम डिस्प्लेसमेंट, crime displacement is relocation of crime, relocation of crime या तो क्रिमिनल, हिंदी में तू मुंबई का बड़ा चोर है, तो पुलिस क्या करेगी, तेरे को मुंबई से कोई छोटे शहर में, एग्जाम्पल है कि कोई वेस्ट बंगाल का कोई छोटा गांव हो, उधर तेरे को डाल दिए, बराबर है, तू उधर जेल के बाहर रह सकता है, पर हर दिन सुबह आने का पुलिस स्टेशन में साइन करने का, हर दिन सुबह आने का पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने का। ओ शिट, मतलब तेरा एरिया ही बदली हो गया। पहले तेरा एरिया कौन सा था, मुंबई, अभी तेरा कोई वेस्ट बंगाल का छोटा सा गांव, ओके, क्योंकि हमें मुंबई में चोरी कम करनी थी, हमने तुझे वेस्ट बंगाल के गांव में शिफ्ट कर दिया। सो उससे क्या हुआ, थोड़ा फायदा हो गया। या तो पहले क्या बताया फायदा, तो देखो क्राइम बिकेम लेस सीरियस, पेटी थेफ्ट इंस्टेड ऑफ रॉबरी, पहले बड़ी बड़ी दुकानें लूटता था ना, अभी छोटी छोटी चोरी करने लगे, लोअर इन वॉल्यूम, कम पैसे की चोरी होने लगी, लेस इंपैक्ट ऑन द कम्युनिटी, समाज को नुकसान कम होने लग गया। पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना, तुझे यहां से वहां भेजा कैन लीड टू मोर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। अरे भगवान, तू इधर छोटा चोर था, उधर जाकर बड़ा चोर बन गया, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल, तू और सीरियस, इधर तो चोरी करता था, उधर तो खून खराबा करने लग गया, ओके, मोर सीरियस कॉन्सिक्वेंस, समाज को इधर कम नुकसान हो रहा था, उधर। तो सी, ये एक थियरी है कि तेरे को एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया। अभी एक लॉजिक समझो जरा, सी मुंबई, तू तेरा born and brought up in मुंबई है, यू आर born and brought up in मुंबई, तू born and brought up in मुंबई है, तो मुंबई तेरा फेमिलियर कौन सा एरिया, फेमिलियर एरिया है। अभी बंगाल का वो जो एरिया, छोटा सा गांव, वो तेरा फेमिलियर एरिया नहीं है। सी एक बार गुना करने, अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जामिनेशन सेंटर 10th स्टैंडर्ड में तेरे को तेरी ही स्कूल आए, कितना फेमिलियर लगे, और वही 10th स्टैंडर्ड का सेंटर तेरे को कोई और स्कूल आए, कितना डिफिकल्ट लगे। आप समझ रहे हो ये बात पूरी, तेरे को खुद का सेंटर आए तो फेमिलियर एरिया है, कॉपी करने में मजा आ जाए, और कोई और सेंटर है, आप समझ रहे हो कि 10th स्टैंडर्ड में क्यों आपको किसी और स्कूल में भेजते थे, क्राइम का डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, तेरा एरिया बदली कर दिया हमने। तो ये जो गुना है वो किसके ऊपर डिपेंड है, गुनेगार का मोटिवेशन, गुनेगार का फेमिलियरिटी, क्राइम की अपॉर्चुनिटी, उधर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्राइम करने की, जब भी देखो पुलिस आ जाती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, ओ तो फिर गुना कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ क्राइम, एकदम सिंपल भाषा में रिडक्शन ऑफ क्राइम, एकदम सिंपल, मेरा 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल, तुझे जो स्कूल में बिठाया गया है, सामने टीचर तो सुपरविजन कर रही है एक,
ऊपर से कैमरास रखे गए हैं, तो इधर देखा कि उधर देखा, तो कैमरा में पकड़ा जाएगा। बोल अभी गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई भी शॉपिंग मॉल है, कोई भी शॉपिंग मॉल है, वहां पर कैमरा रखे गए हैं, सिक्योरिटी वाले रखे गए हैं, वो जो मेटल डिटेक्टर्स रखे गए हैं, तो फिर अपनी चोरी क्या हो जाएगी, क्योंकि रिडक्शन ऑफ क्राइम, उन लोग ने अलग अलग एक्शन लिए ताकि क्राइम क्या हो, कम हो। अभी इसमें हुआ ये, जो बड़ी बड़ी चोरी से बचने के लिए किया, उसका फायदा छोटी छोटी भी चोरी हुई नहीं। एक्चुअली यू वर ट्राइंग टू बल्गरी कम हो, कमर्शियल बल्गरी। ये तो शॉप लिफ्टिंग, पहले शॉप लिफ्टिंग में समझो। अरे तू कोई शॉप में गया हो और दुकानदार को बोला ये चाहिए, बेचारा दुकानदार अंदर तो सामान लेने गया, 2 च्युइंगम लेके तूने पॉकेट में डाल दी, तूने सीधी 2 च्युइंगम उठाई अपने पॉकेट में डाल दी। दिस इज कॉल्ड शॉप लिफ्टिंग, दिस इज कॉल्ड शॉप लिफ्टिंग। ओके, सो बड़ी बड़ी चोरी से बचने के लिए कैमरा बिठाए थे, ये सब किया था। बट टेम्पोरल डिफ्यूजन, जो मेन टाइम था जब भी चोरी हो, उसको छोड़ के बाकी टाइम पे भी चोरी होती नहीं है, कोई भी टाइम पे भी चोरी होती नहीं है। सो वो जो कैमरा बिठाना, सिक्योरिटी वाले को खड़ा करना, मेटल डिटेक्टर्स रखना, बराबर है, फायर अलार्म रखना, ओके, बाकी तो ये सारा जो था, पुलिस का अलार्म रखना, फायर प्रोटेक्शन। सर ये 10th स्टैंडर्ड में तुझे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजेगा, तेरी फेमिलियरिटी कम हो जाए तो भी चोरी करने का चांस कम हो जाए, और ये कैमरा बिठा दे तो भी तू चोरी कम करेगा, डिफ्यूजन। ओके, पहले पहले आंसर में गैरी बेकर ने जैसे कहा, नोबेल प्राइज विनर गैरी बेकर ने कहा कि भाई कोई भी चोरी करने के पहले ये सोचता है कि मुझे चोरी करनी चाहिए कि चोरी नहीं करनी चाहिए, पहला। दूसरा, वो क्या करता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब यहां पर डायग्राम में देखिए कि ये चोरी करने से मुझे कितना कॉस्ट होएगा, मुझे कितना बेनिफिट होएगा। तो ये पहला पार्ट तो आंसर का जनरल पार्ट है कि व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो सेकंड पार्ट है आंसर का, कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो है दो स्टोरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोसाइटल अप्रोच emphasizes placed on expected reward from committing a crime। अगर मैं चोरी करूं क्या फायदा होएगा, एंड अदर एसोसिएटेड कॉस्ट, और चोरी करूं तो मुझे क्या कॉस्ट देना पड़ेगा, वो उसका स्टडी करेंगे कि भाई अगर चोरी करूं तो कॉस्ट क्या होएगा, चोरी करूं तो बेनिफिट क्या होगा, और अगर मुझे बेनिफिट ज्यादा होता हो कॉस्ट से, बेनिफिट ज्यादा होता हो कॉस्ट से, तो मैं क्या करूंगा, चोरी करूंगा। ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आओ, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से एंगल से देखता है, सोसाइटी के एंगल से देखता है। किस एंगल से, सोसाइटी के एंगल से देखता है कि भाई रिवॉर्ड ज्यादा है कॉस्ट से, रिवॉर्ड ज्यादा है कॉस्ट से, तो चोरी करना चाहिए। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत यूटिलिटी इज अ कांसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यूटिलिटी ऑफ क्राइम मतलब चोरी करने से ज्यादा फायदा मिलेगा यूटिलिटी ऑफ नॉन क्राइम, चोरी ना करने से। ओके, तो फिर मैं चोरी करूंगा। गैरी बेकर, कौन, गैरी बेकर कहता है पीपल यूज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर ऑल चॉइसेस, क्राइम हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, पनिशमेंट हो, सब में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूज होता है। ओके, सो अपना ये यूनिट 4 चल रहा है, रिवीजन लेक्चर है यूनिट 4 का। कोहिन और फेल्सन ने रूटीन एक्टिविटी थियरी बनाई, रूटीन एक्टिविटी थियरी बनाई। ओके, और उसका पार्ट देखते हैं। पहले थियरी में कहते हैं मोटिवेटेड ऑफेंडर, बराबर है, मतलब हिंदी भाषा में चोर। सूटेबल टारगेट, हिंदी भाषा में जिनके यहां पर चोरी हुई, ओके, मतलब सेठ। एब्सेंट ऑफ केपेबल गार्डियन, सिंपल भाषा में पुलिस। ओके, चोर, सेठ और पुलिस। पहले चोर, पर्सन हु हैज प्रोपेंसिटी और इंक्लिनेशन टू ऑफेंड, हिंदी में जिसको चोरी करने की खुजली आई, मैं चोरी कर लूं, हाथ मार लूं, ले जाओ, भाग जाओ। Most traditional theory of crime explains why some people are motivated to offend.
They do not have examined the element of criminal opportunity which involves a target and a guardian. कुछ काम का नहीं है. ट्रेडिशनल थियरी ये कहता है कि भाई वो लोग ये स्टडी करते हैं कि लोग चोरी क्यों करते हैं, और हमने देखा अभी अभी वेरियस कॉज, हमने क्या देखा, अलग अलग कॉज, बराबर है. सूटेबल टारगेट, सेकेंड वाला था सूटेबल टारगेट. सेट a object or a person or a property that offender would like to take control. भाई मेरे पास या तो कोई हीरा है, मेरे पास या तो जमीन है, या तो मेरे पास तो पैसे हैं, जो ये मोटिवेटेड ऑफेंडर मतलब चोर, मोटिवेटेड ऑफेंडर मतलब चोर, ये मेरी यहां से चोरी करने में इंटरेस्ट है. A crime cannot take place, अब चोरी हो ही नहीं सकती विदाउट a suitable victim. जब तक कोई सेठ हाजिर न हो जिसके पास हीरा है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, जब तक ऐसा कोई व्यक्ति वहां पर न हो तो चोरी होने का सवाल ही नहीं है. सूटेबल कैन मीन अट्रैक्टिवनेस. हिंदी में बोलना चाहता हूं, अरे बाबा सेठ के पास एक बड़ा सा गमेला है, गमेला गोबर भर के गमेला है, गोबर भर के, बोलो अट्रैक्टिव रहेगा? चोरी करने जाएगा, गोबर का गमेला चोरी करने जाएगा. हाँ डायमंड है, अट्रैक्टिवनेस, चोरी करने जाएगा. हाँ जमीन है, चोरी करने जाएगा. हाँ पैसे, चोरी करने जाएगा. कोई अट्रैक्टिवनेस भी तो होना चाहिए ना सेठ के पास. अरे सेठ के पास क्या है, बड़ा सा गमेला है, गोबर भर के नहीं जाएगा भाई, बराबर है. अच्छा, केपेबल गार्डियन. गार्डियन मतलब फ्रेंड जो तेरे सिक्योरिटी के लिए, फैमिली जो तेरी सिक्योरिटी के लिए, बॉडीगार्ड सिक्योरिटी पर्सन जो तेरे सिक्योरिटी के लिए, कुत्ता जो तेरे सिक्योरिटी. अ पर्सन कैन बी गार्डियन ऑफ हिज ओन पर्सन और प्रॉपर्टी, खुद ही गार्डियन बन सकता है. अगर गार्डियन नहीं रहेगा तो क्राइम होएगा, गार्डियन रहेगा तो क्राइम नहीं होएगा. अच्छा, थियरी का नाम क्या है? रूटीन एक्टिविटी थियरी. रूटीन एक्टिविटी थियरी. इसी थियरी का और एक नाम है, इधर देखो, रैशनल चॉइस थियरी. और एक नाम क्या है? रैशनल चॉइस थियरी. ओके, अभी यहां पर सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन. हिंदी में बोल दूं, मैं क्या करूं ताकि गुनाह कम हो, मैं क्या करूं ताकि गुनाह कम हो. मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं. रिमूवल ऑफ टारगेट, अपनी लग्जरी कार पार्किंग में पार्क कर, रास्ते पे पार्क मत कर तो चोरी होएगा नहीं. वेल लिट स्ट्रीट्स, रास्ते पे लाइट रहेगी तो अंधेरा रहेगा तो चोरी होगी, पर वेल लिट स्ट्रीट्स, स्ट्रीट लाइट है, चोरी नहीं होगी. ऐसे घर डिजाइन किए हैं कि बाजू वाले के घर पे चोरी होती हो तो मुझे यहां से दिखना मांगता है. घर ऐसे डिजाइन होने चाहिए. रेस्ट्रिक्शन ऑफ परचेज ऑफ गन्स, सबको बंदूक मत दो, लाइसेंस लगाओ, सबको बंदूक मत दो. इंस्टॉल अलार्म्स, सिक्योरिटी कैमरास, ताकि चोरी. मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं. मेरा पर्पस ये है कि गुनाह कम होना चाहिए, चोरी कम होनी चाहिए, खून कम होने चाहिए, लूटपाट कम होनी चाहिए. उसको इंग्लिश में कहते हैं सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन. उसको इंग्लिश में कहते हैं सिचुएशनल क्राइम प्रिवेंशन. ओके, और लास्ट पार्ट है इमोशन. See, emotion plays an important role in rational choice theory of crime. पहले तो rational choice theory का दूसरा नाम है routine activity theory. Routine activity theory का ही rational choice theory. Negative emotion, मैं बदला लेना चाहता हूं, is a negative emotion. मुझे जलन हो रही है, it's a negative emotion. बराबर है. तो can hinder rationality. कोई भी नेगेटिव इमोशनल पर्सन हो, कोई जो नेगेटिविटी वाला हो पर्सन, वो रैशनल नहीं रहता है. thus leading one to बाउंडेड लिमिटेड रैशनैलिटी, उसका दिमाग लिमिटेड चलता है, और मेक इंपल्सिव मूव टुवर्ड्स क्रिमिनल एक्शन, या तो वो क्रिमिनल एक्शन की तरफ बढ़ता है. यहां पर देखिए न्यूज़पेपर का मैंने कटिंग दिखाया है. IISC डेवलप्ड अ सिस्टम दैट डिटेक्ट्स इमोशन. ये सिस्टम से क्या डिटेक्ट होता है? इमोशन. दैट विल हेल्प टू सॉल्व क्राइम, जो क्राइम से बचने के लिए, बराबर है. सो आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 रिवाइज किया. दिस वाज कंप्लीट यूनिट नंबर 4 हमने रिवाइज किया. ओके, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू. विशाल मेहता, वीर क्लास, बाय.